अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राना बिलीगुर रहमान और आपसे मुलाकात रहती है जॉय जस्टिस के प्लेटफॉर्म से हर जुमे के रोज़। इंसान का आगाज़ सीखने से हुआ और ये सीखने का अमल इंसान के साथ जारी रहता है तावक्ते के उसका वक्त ख़त्म हो जाए। आज की नसीहत इस हवाले से एक बहुत अहमियत की हामिल है कि आज जो हमारे साथ मेहमानान गिरामी मौजूद हैं, लाहौर बार के अंदर सिविल कोर्ट के अंदर अगर एक बहुत बड़ी तादाद जो इस हवाले से इस्तिफ़ादा करती है कि जहाँ भी किसी मुश्किल मरहले का सामना हो, ख़ास तौर पे सिविल केसेस के हवाले से या कानून के हवाले से, तो एक ऐसी शख्सियत हमा वक्त मौजूद है जो कि सिखाने के लिए मौजूद है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवाता चलूँ, मेरे साथ मौजूद है इजाज़ ए चुगताई साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का। और उनके साथ एक बहुत ही मशहूर शख्सियत हाशिम खान न्याजी साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर मुलाकात और इस गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मैं चाहूँगा कि मैं अपने दोस्तों का तारुफ़ भी आपसे करवाता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं साद सलमान परवेज़ साहब और उनके साथ मौजूद हैं बरहान खान शेरवानी साहब। और सर आपको कैसा लगा हमारे प्रोग्राम में आके? इट इज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बड़ा अच्छा है जी। और मैं समझता हूँ कि ऐसी निशिस्त जो है वो बार बार होनी चाहिए। मुझे चूँकि पहली दफ़ा इन्वाइट किया गया है, इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर एंड ऑनर फॉर मी। बहुत शुक्रिया सर। तो प्रोग्राम सर करने से पहले मैं बात करता चलूँ कि आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पे इस अहमियत का हामिल है कि हमारे उन वकला दोस्तों के लिए कि जो अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं, एक कानून जिसको कि इंतहाई मुश्किल समझा जाता है, कानून शहादत के हवाले से। तो आज की नशिस्त में आपको मदऊ करने का और आपसे रहनुमाई लेने का मकसद ये था कि इस कानून के हवाले से हम चाहेंगे कि आप हम सब की रहनुमाई करें और मज़ीद इसको सीखने सिखाने के अमल को आगे बढ़ाया जाए। तो सर मैं जानना चाहूँगा इस हवाले से कि जो इस वक्त लॉ ऑफ एविडेंस हमारे मुल्क में राइजुल वक्त है, मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उस पर रोशनी डालें, क्योंकि यहाँ पर एक इससे पहले जो एक्ट लागू था 1872 का और उसके बाद 1984 में उसका नाम बदल के कानून शहादत कर दिया गया। इससे पहले एविडेंस एक्ट के साथ वो जाना जाता है शुरू से। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि इसका दायरा कार क्या है, ये कानून की इम्प्लीमेंटेशन कैसे है और इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे है, और जैसे कि इसका दायरा कार कहाँ तक वसी है। ट्रिब्यूनल्स हो गए, सिविल कोर्ट्स हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, मिलिट्री कोर्ट्स हैं, इन तमाम के हवाले से हम चाहेंगे कि थोड़ी सी आप रहनुमाई फरमाइए कि इसका दायरा कार कहाँ तक आता है। इस कानून का जो आज का नाम है वो कानून शहादत ऑर्डर 1984 है और आर्टिकल 170A कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसको एक प्रोटेक्शन दी गई थी। ये जनरल ज़िया-उल हक साहब ने बनाया था और इसको अकॉर्डिंग टू इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एंड सुन्ना लाया गया है। इसलिए इसका जो बेसिक स्पिरिट है वो ये है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस जो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक हैं, उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो लॉ ऑफ एविडेंस है उसको ढाला गया है। जहाँ तक इसकी एप्लीकेबिलिटी का ताल्लुक है तो ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त नाफिज़ुल अमल है और ये कहाँ अप्लाई होता है, ये सारी कोर्ट्स में अप्लाई होता है। सही। जहाँ जहाँ अदालत है, वो मार्शल कोर्ट्स हो, मार्शल लॉ के तहत वजूद में आई हो, कोई ट्रिब्यूनल हो, जहाँ पे आपके राइट्स की एजुडिकेशन होती है, जहाँ पे आपके राइट्स को डिटर्मिन करके कोई रिलीफ दिया जाता है, वहाँ पे एक ही किताब है, एक ही कानून है जिसका नाम कानून शहादत ऑर्डर 1984 है। मतलब अगर हम कहें तो इसका वास्ता तमाम लोगों के साथ रहता है, चाहे वो किसी भी फील्ड ऑफ लॉ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। कानून शहादत की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आपको हर जगह पे नज़र आएगी। उसमें गुजारिश ये है कि ना सिर्फ ये कि कानून की दुनिया के लोगों को इसका इल्म होना चाहिए, बल्कि जो जनरल मैसेज हैं, जो अवाम है, उसको भी पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो कल कलां को अगर कहीं डिस्प्यूट आ जाता है, कोई मामला अगर बन जाता है, तो उसको कैसे एविडेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी के खिलाफ या अपने हक में। बहुत सही सर। मतलब अगर आप कहें तो कोई भी अमल जो आप करते हैं या जिस तरह से आप कोई भी कारोबार, कोई भी शराकत, कोई भी एक रूटीन के अंदर आप ज़िंदगी गुजारने के मामूल के मुताबिक कोई भी चीज़ करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि शहादत के तौर पे उस फैक्ट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल गुजारिश ये है कि अभी हमारे यहाँ वो लेवल नहीं है, लोगों को इस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता हमें इन्फॉर्म करना चाहिए और बड़ा ही बुनियादी जो उसूल हैं उनसे उनको रोशनास करवाना चाहिए।
कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका बुनियादी प्रिंसिपल ये है कि वो लिख पढ़ के करें। और कुरान पाक और सुन्नत जिसका हवाला दिया गया है प्रियम्बल में कानून शहादत ऑर्डर 1984 में, वो भी यही है कि आप हर किस्म के लेन देन को और हर एक किस्म की ट्रांजैक्शन को पेपर के ऊपर लेकर आएँ। और यही बात कुरान पाक भी कहता है कि जब आप में कोई मामला हो तो वो आप उसको लिखें, और लिखने वाला जो है वो ना शर्माए, ना घबराए, ना कतराए, और जिसके खिलाफ लिखा जाए उसको वो सुनाया जाए और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन से उसको मुकम्मल तौर पे बावर करवाया जाए, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट उसके खिलाफ पढ़ा जाना है। दैट इज़ द बेसिक स्पिरिट। सूरह बकरा आखिरी 10 आयत के अंदर बहुत वजाहत से अल्लाह ताला ने इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर पूरी 10 आयत जो है वो जैसे जिसका हवाला भी आपने दिया है वो कानून शहादत ऑर्डर ही के हवाले से है। बिल्कुल सही। सर गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे यंग दोस्त भी माशाल्लाह कुछ जी, सीखने के मुताबिक सवाल करें। थैंक यू माशाल्लाह। सर मेरा ये सवाल है कि एविडेंस बेसिकली इटसेल्फ शहादत क्या है, और जब हम लोग इसे रिकॉर्ड करवाते हैं तो कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं इसके ऊपर, इसकी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर क्लैरिटी दीजिए। जैसे कि कानून शहादत ऑर्डर 1984 की प्रीएम्बल में लिखा गया है, टू ब्रिंग इन कंफॉर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम कुरान एंड सुन्ना। ठीक हो गया। होली कुरान का वर्ड आया है और सुन्ना का लफ्ज़ आया है। अब होली कुरान में आपने एक ही आयत है जहाँ से सबसे बड़ी हेल्प और रोशनी लेनी है, वो है सूरह अल-निसा सूरत नंबर 4 और आयत नंबर 135। उसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, और उसके अंदर जो रूल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो वही हैं जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का जो जनरल छपता है उसके टॉप पे वो लिखा हुआ है। वो क्या है? वो ये है कि व्हेनेवर, जब भी आपको शहादत के लिए बुलवाया जाए तो आपने वो शहादत देने के लिए टर्न अप होना है, आपने आना है। कोर्ट के या किसी भी नशिस्त के जो हेड है उसको आपने शहादत के लिए जब बुलवाया जाए तो आपने उस प्रोसीडिंग को ज्वाइन करना है, और वो शहादत चाहे आपके अपने नफ्स के खिलाफ हो, आपकी अपनी जान के खिलाफ हो, वो आपने अल्लाह की खातिर एज इट इज़ जो है वो आपने रिकॉर्ड करवानी। दूसरा उसका एक ही आयत में जिसका मैंने हवाला दिया है सूरह निसा सूरत नंबर 4 135 में, दूसरा ये है कि अगर वो आपके पेरेंट्स के खिलाफ जाती है शहादत, तो आपने ये नहीं सोचना कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, आपने ट्रुथ को एक्सपोज और डिस्क्लोज करना है बिफोर द कॉम्पिटेंट फोरम। और अकरबीन का लफ्ज़ भी वहाँ इस्तेमाल हुआ है। आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, दोस्त हैं, वो लोग जिनके साथ आप बंधे हुए हैं, वो लोग जो कि आपके ऊपर जज्बाती तौर पे हावी भी होते हैं, और जज्बाती तौर पे जिनका आपके साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है और पेवस्तगी है आपकी बड़ी गहरी उनके साथ, जब शहादत का मामला आएगा तो वो अल्लाह पाक ने कहा है कि वो शहादत जो है वो आपने देनी है, और वो क्लियर शहादत देनी है। उसमें आपने ये नहीं सोचना कि कौन गरीब है और कौन अमीर है। अल्लाह ताला सबका रब है, और फिर आगे उसकी प्यूनिटिव क्लॉज भी लिखी हुई है उसी आयत में। कानून वो होता है जब लिखा जाता है तो उसकी वायलेशन की सज़ा भी उसके साथ ही लिखी होती है। इस आयत में ये कहा गया है, ये आप जल्ले जलालहू का स्टैंडिंग ऑर्डर है कि आपने ये शहादत देनी है, और अगर तुमने उस शहादत को छुपाया, या अगर तुमने कोई 19-20 या कुछ चालाकी, होशियारी, मक्कारी, अय्यारी किसी किस्म की अगर तुमने कमिट करने की कोशिश की, तो तुम ये याद रखना कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नोटिस का हमें वसूल हो जाना कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है, ये मेरा ख्याल है कि हमें राह रास्त पे रखने के लिए काफ़ी और शाफ़ी है। सर ये तो बिल्कुल वाज़ेह एक बात है जो ये कहा जाता है कि जुल्म का मुआशरा तो चल सकता है, नाइंसाफ़ी से मुआशरा नहीं चल सकता। जी सर कुछ मज़ीद बात? जी सर, ये जिस तरह आपने अभी बात की है कि मतलब इससे तो ये कि इन लाइट जो है लॉ बेसिकली मज़हब जो है वो और कस्टम्स के हवाले से ही है, मतलब जो इन लाइन है लॉ ऑफ एविडेंस वो सिर्फ लॉ से मतलब रिलेटेड है, या मज़हब और कस्टम्स का भी इसके साथ कोई इसके अंदर हवाला दिया जाता है? देखिए, गुजारिश ये है कि जब भी कोई कानून आता है या बनता है तो वो लोगों का जो कस्टमरी लॉ है उसको वो डिस्टर्ब नहीं करता। कस्टमरी लॉ को सिर्फ वो उतना ही डिस्टर्ब करता है जिस कस्टम में सल्ब व नहब होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे यहाँ पे एक कानून था कि हम अपनी बहनों को, माओं को इनहेरिटेंस में शेयर नहीं दिया करते थे, और वो कस्टमरी लॉ के हवाले से वो सल्ब व नहब जो है वो जारी रहती थी। तो वो ये कहते थे कि हमारे यहाँ ये कस्टम है, तो आपने इनहेरिटेंस जो है वो कस्टमरी लॉ के तहत करवानी है या अकॉर्डिंग टू सुन्ना एंड अकॉर्डिंग टू होली कुरान करवानी है। तो फिर वो होली कुरान से और सुन्ना से दामन और मुँह छुपा लेते थे,
और वो कहते थे नहीं जी हमने कस्टमरी लॉ के मुताबिक कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बार बार ये कहा कि कस्टमरी लॉ को हम ओवरराइड करते हैं, और ऐसा हर वो कस्टमरी लॉ, ऐसा हर वो कस्टम, ऐसा हर वो रिवाज जो कि फीमेल को, शेयरर्स को डिप्राइव करता है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि उसको टर्न डाउन किया जाता है। लिहाजा इस वक्त प्रेजेंट जो लॉ है वो कस्टमरी लॉ को ट्रैम्पल करता है, और वो जो राइट्स हैं इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग टू कुरान पाक एंड अकॉर्डिंग टू सुन्ना वो उसके मुताबिक ही होते हैं। और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये हमारे माशरे के यूजेज को कह लें या उसकी एक मैकेनिक्स को कह लें, उसकी डाइवर्सिटी को कह लें, इसी के ऊपर सारे मसाइल जो हैं और मसाइब जो हैं वो खड़े हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट बार बार जो हवाला दे रहा है वो सूरह निसा सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 10, 11, 12 का हवाला दे रहा है, और सूरत अल-निसा सूरत नंबर 4 की आखिरी आयत 176, सूरह अल-निसा लास्ट आयत 176 जिसको आयत कलाला भी बोलते हैं, ये 3 और ये एक 4, ये 4 आयात के अलावा आपको कहीं पर भी कोई कानून विरासत नहीं मिलेगा। इन 4 आयात में अल्लाह तबारक व तआला ने होली कुरान में, कुरान पाक में मुकम्मल इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग रूल्स बता दिए हैं, और ये वही रूल्स हैं जिनका जिक्र होली कुरान के लिए इस्तेमाल कानून शहादत ऑर्डर 1984 में हुआ है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे कहा कि लॉ ऑफ एविडेंस 1872 को कन्वर्ट किया गया, एविडेंस एक्ट 1872 को कन्वर्ट किया गया, कानून शहादत ऑर्डर बना दिया गया ताकि उसको कुरान और सुन्ना की रोशनी में बनाया जाए या उसको अडॉप्ट किया जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस्लाम के अंदर एक कंसेप्ट दिया हुआ है तज़कियतुल शहूद का, तो क्या वो तज़कियतुल शहूद वो एक्चुअली है क्या, और उस कंसेप्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया है क्या कानून शहादत ऑर्डर में? और सेकेंडली कितने हम देखते हैं मुख्तलिफ केसेस में बहुत सारे विटनेसेस आ रहे होते हैं, किसी केसेस में 10 विटनेसेस आ रहे हैं, किसी में 2 आ रहे हैं, किसी में 5 आ रहे हैं, तो क्या ये लॉ ऑफ एविडेंस जो कानून शहादत ऑर्डर है वो कोई इस तरह की रहनुमाई हमारी करता है कि किस फैक्ट को कितने विटनेसेस ने प्रूव करना है? किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए आर्टिकल 17 कानून शहादत ऑर्डर 1984 के तहत सिंपली 2 विटनेसेस की ज़रूरत है, और वो जो 2 विटनेसेस हैं उनमें ये बात की गई है कि अगर मेल विटनेस नहीं है तो किसी दूसरे मेल विटनेस की जगह ओनली इन फाइनेंशियल मैटर 2 औरतें हों, ताकि फाइनेंशियल मैटर को वो डील नहीं करती, अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करवा दे। यहाँ से हमारे यहाँ ये कंसेप्ट उठा लिया गया कि शायद औरत की जो गवाही है वो आधी है। औरत की गवाही आधी नहीं है, औरत पूरा इंसान है, उसके अंदर पूरी रूह है, वो फुल फ्लेज इंसान है, उसकी गवाही आधी नहीं है। उसको 2 कंसेप्ट्स में 2 काउंट्स पे रखा गया है ताकि फाइनेंशियल मैटर से उसको अवेयर रखा जाए। फाइनेंशियल मैटर से उसको अवेयर रखने के लिए ये उसको सहूलत दी गई है कि 2 गवाहियां आ जाएं, ताकि अगर कोई फाइनेंशियल मैटर वो भूलती है तो दूसरी उसको याद करवा दे। इसके अलावा औरत की गवाही का आधा लिखा जाना, दैट इज मिसकंसेप्शन, और वो कानून को गलत तरीके से बयान करने के मुतरादिफ। तो सर क्या अगर किसी फैक्ट के लिए आपने कहा कि 2 गवाहान की ज़रूरत है, तो क्या कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हैं जिसको प्रूव करने के लिए एक सिंगल, जैसे हम बहुत सारे केसेस देखते हैं, एक सिंगल विक्टिम के साथ वो केस हुआ है, वो सर्वाइव कर गया है, रेप के मामलात में हम देख लें कोई और विटनेस बनता नहीं है, तो क्या उन मामलात में सिंगल विटनेस की एविडेंस भी चल जाएगी या नहीं चलेगी? हाँ, जो क्राइम होता है या जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें जो एविडेंस की नेचर है वो इंटायरली डिफरेंट होती है, और जो सिविल केसेस होते हैं उनमें शहादत के प्रिंसिपल्स इंटायरली डिफरेंट होते हैं। उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस होता है आउटवे करना। आउटवे से मुराद ये है कि आपने ये देखना है कि कौन सी एविडेंस जो है वो किस दूसरी पार्टी की एविडेंस को आउटवे कर देती है, उसके वजन को कम कर देती है। तो प्रीपोंडरेंस का प्रिंसिपल क्रिमिनल साइड पे डिफरेंट होता है और सिविल साइड पे वो इंटायरली डिफरेंट होता है। क्राइम में हल्का सा जब डाउट क्रिएट होता है तो उसका बेनिफिट ले जाता है एक्यूज। प्रोसिक्यूशन की ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी 4 लेग्स पे खड़ी हो ताकि डिफेंस जो है वो बाकायदा उसको अटैक कर पाए। किस तरह से अटैक करे ये डिफेंस ने खुद डिसाइड करना होता है। मैं आपके सवाल का ये मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा कि क्राइम साइट पे कॉम्पिटेंट विटनेस एक छोटा सा 3 साल का बच्चा भी हो सकता है जो सिर्फ बोल सकता हो, जो इसकी आवाज़ जो है वो पूरी ना हो, सिंपली उस वो भी अगर बतौर कॉम्पिटेंट विटनेस को डिक्लेयर कर दे तो उसकी एविडेंस भी रिकॉर्ड पे आई जा सकती है।
इवन 5 साल के बच्चे को कोर्ट सवालात करके कि बेटा आपने क्या देखा था, क्या हुआ था, उसको सवालात करके कॉम्पिटेंट विटनेस डिक्लेयर करके उसको बाकायदा एक सॉलिटरी विटनेस के ऊपर कन्विक्शन यानी सज़ा सुना सकती है। सिविल और क्रिमिनल में प्रिंसिपल्स ऑफ कानून शहादत ऑर्डर डिफरेंटली इस्तेमाल होते हैं। तो सर कॉम्पिटेंसी, जैसे आपने कहा कि 3 साल का बच्चा जो है वो भी गवाही दे सकता है, तो कॉम्पिटेंसी डिक्लेयर करने के लिए या डिटरमिन करने के लिए कोर्ट को क्या चीज़ देखनी होती है? क्या कुछ ऐसे सवालात पूछे जाते हैं स्टीरियोटिपिकल टाइप के, या कोई अलहदा से कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे वो कॉम्पिटेंसी को डिटरमिन करते हैं? अगर तो चाइल्ड की विटनेस होगी तो नेचुरली कोर्ट उससे पूछेगी कि बेटा आप किधर आए हो, आप किस मामले में आए हो। वो फिर क्वेश्चन एंड आंसर लिखे जाते हैं, वो ऑर्डर शीट में लिखे जाते हैं कि मेरे सवाल का, कोर्ट के सवाल का जो जवाब आ रहा है वो कितना रैशनल है, कितना रेशो के करीब है। फिर उस चाइल्ड को कॉम्पिटेंट विटनेस डिक्लेयर करने के बाद फिर उसको एग्जामिन किया जाता है और उसकी एक की विटनेस के ऊपर टोटल कन्विक्शन और टोटल सज़ा मुमकिन है, हो सकती है। ये तो सर वही प्रिंसिपल है ना जो बच्चे के साथ साथ किसी भी फाकर और लकल शख्स के ऊपर भी लागू होता है, या किसी उसके मेंटल कैपेसिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी कोर्ट इसी तरह से रैशनल क्वेश्चन पुट करती है ताकि देख सके कि क्या ये समझता है ये मामले के बारे में कोई फैक्ट को बयान कर सकता है कि नहीं। आई थिंक सो कि उसी के ऊपर ये प्रिंसिपल भी उन्हीं पे भी अप्लाई होते हैं इसको। एग्जैक्टली राना साहब ने जो बात की है मुहतरम ने, वो ये है कि कौन विटनेस हो सकता है, उसमें एक्सेप्शंस की बात की है इन्होंने कि अगर कोई शख्स जो है उसके सामने वाक़या हो जाता है लेकिन वो अनसाउंड माइंड का है तो कोर्ट ने उसकी विटनेस नहीं लेनी, क्योंकि अनसाउंड माइंड है या वो मैटर को प्रॉपरली ग्रास्प नहीं कर पा रहा, वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं होगी। ये दुरुस्त फरमाया आपने। लेकिन सर जो ल्यूनेटिक्स होते हैं, मतलब कि एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए वो अपने होशो हवास में नहीं है लेकिन उसके बाद जो है वो अपने सेंसेस में वापस आ जाते हैं, क्या ऐसे ल्यूनेटिक्स की जो एविडेंस है वो एडमिसिबल है कोर्ट्स के अंदर? जी, गुजारिश ये है कि जो जिसको आप ल्यूनेटिक कह रहे हैं, हम उसको या कोई बंदा किसी को ल्यूनेटिक नहीं कह सकता, ठीक हो गया। ये इख्तियार सिर्फ कोर्ट का होता है कि किसी को वो ल्यूनेटिक डिक्लेयर करे। किसी का ये इख्तियार नहीं कि कोई किसी को कहे कि जी ये ल्यूनेटिक है या ये पागल है। ये हम आपस में या माशरे में ये एक रूटीन है कि जिसकी बात समझ नहीं आती उसको आप पागल कह देते हैं, ल्यूनेटिक कह देते हैं। वो हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग या हमारा अपना एक एक्सप्रेशन हो सकता है, लेकिन ल्यूनेटिक होना या किसी का मेंटली डिसऑर्डरली में हो जाना, उसके लिए बाकायदा बोर्ड बैठता है, कोर्ट ऑर्डर से बैठता है, उसके बाद उसकी फाइंडिंग आती है और उस फाइंडिंग से भी अगर कोर्ट सेटिस्फाई ना हो तो कोर्ट उसको कॉम्पिटेंट विटनेस डिक्लेयर कर सकती है। आपके क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपने ये कहा है कि एक शख्स जिसको कोई दौरा पड़ता है पागलपन का, सवाल ये है कि क्या वो दौरा उसको मुसलसल पड़ता है, क्या उसके टेन्योर ऑफ ल्यूनेसी में कोई ल्यूसिड आवर्स भी हैं, क्या ऐसे आवर्स भी हैं जब वो सेनिटी पे होता है, क्या ऐसे आवर्स भी हैं जब उसका माइंड जो है वो नॉर्मली एक्ट कर रहा होता है। अगर उसका माइंड उस दौरान में नॉर्मली एक्ट कर रहा होता है तो उसको ल्यूसिड आवर्स बोलते हैं। ल्यूसिड आवर्स से मुराद रोशनी, जब वो अपने प्योर सेंसेस में होता है, उस दौरान जब वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर बाइंडिंग होता है, चाहे उसको कोर्ट ने ल्यूनेटिक डिक्लेयर ही किया। आई होप द क्वेश्चन इज आंसर। बिल्कुल आंसर हो गया है। मेरा एक और जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड, कॉम्पिटेंसी ऑफ द विटनेस से रिलेटेड है कि ये हमने चाइल्ड को भी देख लिया, हमने वीमेन के हवाले से भी बात कर ली, हमने ल्यूनेटिक्स के हवाले से भी बात कर ली। हमारे माशरे में डेफ एंड डम्ब वो भी पाए जाते हैं जो बोल नहीं सकते या सुन नहीं सकते, तो उनका क्या क्राइटेरिया कोर्ट ने ले डाउन किया हुआ है या कानून शहादत ने ले डाउन किया? ये है कि डेफ एंड डम्ब के बेसिक प्रिंसिपल को समझा जाना बहुत ज़रूरी है। जो शख्स बोल नहीं सकता उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि वो डेफ होता है, पहले वो डेफ होता है फिर वो डम्ब होता है। जो शख्स सुन नहीं रहा होता वो बोल नहीं पा रहा होता। ये कोर्ट ने ओपिनियन लेनी होती है कि पहले ये बताएं कि ये डेफ है या डम्ब है, पहले ये डम्ब है या बाद में ये डेफ है। हो सकता है उसने सारी बात सुनी हो, अगर उसने सारी बात सुनी हो तो इसका मतलब ये है कि वो अगर बोल नहीं सकता तो वो उसको लिख करके बता सकता है। लेकिन अगर वो डेफ और डम्ब है तो पहले वो डेफ होगा फिर वो डम्ब होगा। डम्ब होने का ये मतलब नहीं होता कि उसका वोकल सिस्टम काम नहीं कर रहा, उसके अंदर बोलने की सारी कैपेसिटीज मौजूद होती है, लेकिन चूंकि उसने ज़िंदगी में सुना कुछ नहीं होता इसलिए वो बोल कुछ नहीं पाता। लिहाजा कोर्ट को ये चीज़ बड़ी करीब से जाके देखनी पड़ती है कि इसकी डेफनेस और डम्बनेस में रेशो या तरतीब क्या है। पहले ही अगर डेफ है तो फिर उसको वो कॉम्पिटेंट नहीं, इनकॉम्पिटेंट विटनेस डिक्लेयर करते हैं।
अगर वो डेफ नहीं है, सिंपली डम्ब है, तो फिर कोर्ट उसको पेपर देती है, पूछती है कि आप लिख करके हमें बता सकते हैं। तो वो अगर लिख कर बताए तो उसको सेन विटनेस, कॉम्पिटेंट विटनेस आर्टिकल 17 के तहत डिक्लेयर करके कॉम्पिटेंट विटनेस के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है। इसमें तो सर वो ट्रांसलेटर की सहूलत भी तो होती है ना, कि जहाँ पर अगर वो अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रू ट्रांसलेटर, जैसे लैंग्वेज बैरियर आ जाता है कई दफ़ा, मतलब कि कोई ऐसा गवाह है कि जो वो कोर्ट लैंग्वेज या जो दूसरी ज़ुबान है वो नहीं समझ सकता और कोर्ट उसकी ज़ुबान को नहीं समझ सकती, तो ट्रांसलेटर को अपॉइंट किया जाता है। हाँ, तो इसी तरह इनके केसों में क्योंकि शहादत तो वो सुनने की भी देर है और देखने की भी देर है, तो अगर वो ट्रांसलेटर के ज़रिए और कोर्ट की असिस्टेंस के साथ वो करे, कोर्ट किसी को अपॉइंट करे, तो उसकी एविडेंस इस सूरत में रिकॉर्ड की जा सकती है। बड़ी खूबसूरत बात है जी। एक्चुअली पूरी कायनात में जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है वो इशारों की लैंग्वेज होती है। हम अरबी बोलें, अंग्रेज़ी बोलें, जर्मन बोलें, जो सी मर्जी लैंग्वेज बोलें, जो इशारों की ज़बान जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड लैंग्वेज है वो एडमिटेड है और कोर्ट उसको एडमिट करती है और कोर्ट उसको एडमिट करने की पाबंद है। फिर उस शख्स को बुलाया जाता है जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन देता है कि ये मुझे ये कह रहा है, इसका ये मतलब है, और फिर इंटरप्रेटर को या ट्रांसलेटर को, दोनों लफ्ज़ है, इंटरप्रेटर या जो उसको एक्सप्लेन कर पाता है, ये दोनों लफ्ज़ है। फिर उसकी एविडेंस को बाकायदा एडमिसिबल भी होती है और क्रेडिबल भी होती है, उसके ऊपर एक्ट अपॉन किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर। सर एविडेंस आम तौर पे हम देखते हैं कि मतलब क्या चीज़ एविडेंस कही जाती है, क्या किसी शख्स सर प्लीज मतलब किसी शख्स का आके बोलना भी उसी तरह ही मेयारी है, या कि जिस तरह कोई डॉक्यूमेंट की शक्ल में एविडेंस पेश करना, मतलब एविडेंस का इटसेल्फ मेयार क्या है, अगर हम उसको जांचना चाहिए कि इसकी अहमियत क्या है, तो किस चीज़ को हम एविडेंस के तौर पे कंसिडर करें? दरअसल माशरे का वो वाला करैक्टर जिसको हम कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। जो शख्स लिख नहीं सकता, जो शख्स पढ़ नहीं सकता, वो दी बेस्ट एविडेंस होता है, क्योंकि लिखने पढ़ने वाले लोग इस सोसाइटी को सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाले लोग हैं। चीट करते? मैं चीट नहीं कहूँगा, डैमेज कहूँगा, क्योंकि चीटिंग तो फिर ऑफेंस हो जाता है, डैमेज शायद ऑफेंस ना हो। अब गुजारिश ये है कि वो शख्स, मैं अब आपका सवाल ही भूल गया हूँ, रिपीट कीजिए, जाने दे ऑनर इसको। जी बिल्कुल, वो कोई मसला नहीं, हम रिपीट कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हम किस चीज़ को कह सकते हैं एविडेंस है, मतलब किसी शख्स का आके जुबानी बयान करना, कोई दस्तावेज पेश करना। ये जो राज़ ने जो आप बुनियादी बात की है, मैं ये समझता हूँ कि ये हर आंख जो मुझे देख रही है, हर कान जो मुझे सुन रहा है, उसको ये बात पल्ले बांध लेनी चाहिए कि शहादत के लिए पढ़ाई लिखाई का होना ज़रूरी नहीं है। शहादत के लिए एक इंसान का अपने उस लम्हे उस वक़्त सेंसेस में होना ज़रूरी है। आर्टिकल 70 डील करता है ऑरल एविडेंस को, और ऑरल एविडेंस जब टकरा जाती है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पीछे रह जाती है और ऑरल एविडेंस सुपरसीड कर जाती है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो इतनी मजबूत है कि उसके अंदर ऑरल एविडेंस ब्रीच नहीं कर सकती या उसके अंदर एंट्री नहीं हो सकती, तो फिर आपको ऑरल एविडेंस की क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। और ऑरली जो जिस शख्स के जो भी अल्फाज होते हैं, जो किसी ने सुने होते हैं, वो डायरेक्ट एविडेंस के तौर पर रिकॉर्डिंग होती है, और सबसे ख़तरनाक एविडेंस ऑरल एविडेंस होती है। सर फिर ये जो कंसेप्ट है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक्सक्लूड्स ओरल एविडेंस, जो हम आर्टिकल 101 से 103 के अंदर पढ़ते हैं, वो किन चीज़ों से रिलेटेड है? क्या वो उन चीज़ों से रिलेटेड है कि जो डॉक्यूमेंट कंपलसरीली रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आप जो पेश करेंगे वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देंगे, ओरल एविडेंस आप नहीं देंगे? तो ये वाला कंसेप्ट, जैसे आपने कहा कि ओरल एविडेंस प्रिवेल कर रही होती है, तो फिर ये वाला कंसेप्ट कहाँ जाता है डॉक्यूमेंट्री? ये है कि अगर तो उनके अंदर मैटर कोर्ट के पास फाइनेंशियल नेचर का है तो फिर तो उसका फैसला डॉक्यूमेंट पे ही होगा। लेकिन अगर उनके दरमियान कोई क्रिमिनल मैटर है और उस क्रिमिनल मैटर में किसी ने मोटिव के तौर पे कोई डॉक्यूमेंट जनरेट कर लिया है, कोई ज़बरदस्ती धौंस दानली से सिग्नेचर ले लिया अगले के ऊपर, तो फिर ओरल एविडेंस ही के ऊपर जाया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि ये डॉक्यूमेंट किसी के राइट को क्रिएट कर रहा है या ये डॉक्यूमेंट किसी के राइट को जनरेट कर रहा है। अगर तो वो डॉक्यूमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है राइट्स को और ऑब्लिगेशंस को, फिर तो आप डॉक्यूमेंट पे ही रहेंगे। फिर तो कोई स्पेस नहीं है कि आप ओरल एविडेंस ऐसी लेकर के आए जो कि डॉक्यूमेंट को बिलाई कर दे, जो कि डॉक्यूमेंट को झूठ साबित कर दे। वो तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी के झूठे प्रॉमिस की वजह से रिकॉर्ड पे आ गया है, ऐसा डॉक्यूमेंट जो किसी की इंड्यूसमेंट से आ गया है, किसी लालच की वजह से रिकॉर्डिंग पे आ गया है, या किसी की
अनड्यू एडवांटेजेस पोजीशन पे आ गया है। मसलन बाप ने बेटे को कह दिया है कि ये जायदाद जो है तुम इसके नाम लिख दो, मैं तुम्हें कारोबार करवा देता हूँ, तो उसने लिख दिया, तो बाप की जो पोजीशन है वो फिर ओरल एविडेंस में साबित किया जाएगा कि ये एट एडवांटेजियस पोजीशन था, ये एक सुपीरियर पोजीशन पे था जिसपे ये अगले की ओपिनियन को प्रिवेल अपॉन कर सकता था। अगर एक शख्स दूसरे की ओपिनियन को प्रिवेल अपॉन कर सकता है, इंक्रोच अपॉन कर सकता है, उसकी ओपिनियन को ओवरटेक कर सकता है, तो फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पीछे रह जाएगी और ओरल एविडेंस जो है वो आगे निकल जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया सर। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जॉय ऑफ जस्टिस काफ़ी ऐसा जिसके ऊपर काम किया डॉक्टर सदाकत साहब का ये आइडिया था। बुनियादी तौर पे वो मसाइल जो कि रोज़मर्रा के तौर पे लोगों को पेश आते हैं इंसाफ के हसूल के अंदर, कि ये मसाइल पेश ना आए। फर्म को लेके जब हमने इनिशिएटिव लिया कि लोगों को पता चले कि उनके बेसिक राइट्स हैं क्या। तो पे एज यू गो का कंसेप्ट भी हमने इसीलिए दिया कि आप जैसे जैसे प्रोसीडिंग्स चलती रहेंगी आप उसी प्रोसीडिंग्स का हमें चार्ज करते रहेंगे, और देन जहां आपको लगता है कि आप हमारी सर्विसेज से मुतमईन नहीं हैं, आप सर्विसेज टर्मिनेट भी कर सकते हैं। जब वो सर्विस हम दे रहे होंगे हम उसी का ही चार्ज करेंगे। अगर हम ड्राफ्टिंग्स कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग का चार्ज होगा, आर्ग्यूमेंट की स्टेज है हम आर्ग्यूमेंट्स का चार्ज करेंगे, एविडेंस की स्टेज है एविडेंस का चार्ज करेंगे। तारीख पे जो एक मकूला मशहूर है, आपकी अदायगियों के मामले में आमतौर पे बहुत ज़्यादा लोग शिकवा करते हैं, कुछ भी हिडन नहीं होगा। हमारी इस फर्म का जो बेसिक कोड है इट इज़ ऑन ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। जब चाहें आप चेक कर सकते हैं, जो आपसे बात होगी वो रिटर्न होगी, जैसे तय होगा वैसे ही होगा। हमारा जो एम है वो यही है कि लोगों के टूवर्ड्स हमारा जो पर्सपेक्टिव बना हुआ है हमने उसको चेंज करना है, बेहतर तरीके से हमने अपने शोबे को अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट करने के साथ साथ फिर उन्हें जस्टिस भी दिलवाना है। अमूमी तौर पे शिकायत ये है कि उसको नहीं मालूम होता कि उसका केस किस पैराए पे चल रहा है, आपकी कोई लिटिगेशन चल रही है तो आप अंधेरे में रहते हैं, कम्युनिकेशन गैप होता है। हमारे साथ वो मुकम्मल फीडबैक ले सकता है, मुकम्मल तौर पे हमारी कोऑर्डिनेशन उसके साथ अवेलेबल होगी। इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में मौजूद हो, ना सिर्फ ये कि आपको पूरे पाकिस्तान के लिए हर शहर के लिए वकला अवेलेबल हो, दायरे से ज़्यादा एक ये फोरम है जो कि वकला के लिए भी और क्लाइंट्स के लिए भी है। हम ऐसे केसेस को प्रेफर करेंगे जो एक्चुअली विक्टिम है और उसको लीगल रिलीफ चाहिए है, उसको इंसाफ चाहिए है। जो ऑफ जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्लेटफॉर्म है। अगर हमारा पे एज यू गो का कॉन्सेप्ट है, हमारा ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट है, या हमारा कंप्लेंट डीलिंग का कॉन्सेप्ट है, अभी तक ये सारी चीज़ें हम ऑप्ट कर चुके हैं, और उसके लिए हम लॉयर्स को इनवाइट कर रहे हैं कि वो आएँ, वो हमारे साथ मिलें, जॉय ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने, और जॉय ऑफ जस्टिस के SOPs को फॉलो करते हुए वो लिटिगेशन करें और लोगों की दाद रसी करें। बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, टीम कॉन्सेप्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, सारे मिलकर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और एक दूसरे की मुशावरत सबको हासिल होती है। Joy of Justice. To contact, call 0321 476 3786. वेलकम बैक सर, मुलाकात रहेगी आपसे जारी अब मज़ीद प्रोग्राम के अंदर। बात हो रही थी इससे पहले एविडेंस एक्ट के हवाले से। जी साहब, आप कुछ सवाल करना चाहेंगे? जी सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि रेप केसेस के अंदर भी एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, तो हम लोग अभी रिसेंटली देखा कि उसके अंदर कोई चेंजेस आ गए हैं, तो मैं वही बस जानना चाहूँगा कि अब नया लॉ क्या कहता है और क्या स्कोप क्या है उसका। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कोर्ट को रेप केसेस में ये देखना चाहिए कि जो विक्टिम है, पहली बात उसका स्टेटस क्या है, नंबर 2 उसकी फैमिली क्या है, नंबर 3 इस एलिगेशन ऑफ रेप से उसको मिलना क्या है। ये 3 चीज़ें कोर्ट के लिए बड़ी रेलेवेंट है। और विक्टिम की प्रोटेक्शन ये है कि वर्जिनिटी टेस्ट से उसको मुबर्रा कर दिया गया है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही थी कि किसी की कंसेंट लिए बगैर, किसी भी विक्टिम की कंसेंट लिए बगैर जो है वो उसका टेस्ट ना हो। लेकिन इसमें ये आपके जहन में रहे कि ये चीज़ सिर्फ औरत पे अप्लाई नहीं करती, औरत भी अग्रेसर हो सकती है, औरत भी हमला कर सकती है मर्द की सेंटिटी के ऊपर। इसलिए ये जो रेप के लॉज है इनमें बुनियादी तौर पे विक्टिम को एक प्रोटेक्शन देने की बात हुई है ताकि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंजर ना हो। ऐसे क्वेश्चंस जरा में ना पूछे जाएं कि वो अपनी एग्नी को, पेन को रीलिव कर पाए। एक रेप तो उसके साथ होता है वो जो कि ऑन द स्पॉट होता है, जो जुल्म होता है। बार बार जब आप उसको वो सवालात देते हैं तो मेंटली वो वहाँ पे उसी सिचुएशन में अपने आप को ले जाती है। टू सेव हर, टू रीलिव दैट एग्नी, उस याद से उसको निकालने के लिए इस लॉ को डिज़ाइन किया गया है। और मैं समझता हूँ बेहतरीन डिज़ाइन है।
कि जो डिफेंस लॉयर है वो जिरा में सवाल डायरेक्ट बिल्कुल नहीं पूछेगा, वो अपने सवाल लिख करके फाजिल जज साहब को देगा और फाजिल जज साहब उसको स्कैंडलस और वेक्सेशियस सवालात से पाक करने के बाद वो सवालात जो हैं वो विक्टिम से पूछेंगे ताकि ट्रुथ शुड कम आउट। मैं समझता हूँ ये ला बेहतर है और इम्प्रूव हुआ है। सर जब हम कानून शहादत ऑर्डर की जो डेफिनेशन वाली आर्टिकल है हम वो पढ़ते हैं तो उसके अंदर बताया गया है कि आपने एविडेंस जो देनी है, आगे जाके जब हम देखते हैं तो एविडेंस देनी है तो आपने किसी फैक्ट की देनी है, और फैक्ट जो है वो दो तरह के डिफ़ाइन किए गए हैं कानून शहादत ऑर्डर में। एक है फिज़िकल फैक्ट और एक है साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो इन दोनों को क्या प्रूव करने का डिफरेंट क्राइटेरिया है या सेम क्राइटेरिया ही है कि अगर हम साइकोलॉजिकल, जैसे हमने देखा कि मेंजरिया क्रिमिनल केसेस के अंदर मेंजरिया इंटेंशन आ जाती है और ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, लेकिन उसका वो एक्ट परफॉर्म करना वो फिजिकल फैक्ट है। तो क्या इन दोनों का क्राइटेरिया डिफरेंट है? कौन से ऐसे एविडेंस की काइंड्स हैं जिनसे हम साइकोलॉजिकल फैक्ट और फिजिकल फैक्ट्स को प्रूव कर सकते हैं? गुजारी ये है कि अंग्रेज़ी का ये जो लफ्ज़ FACT है, इसको फैक्ट बोलते हैं, ये हर एक शख्स को पता होना चाहिए कि ये फैक्ट कानून की दुनिया में हकीकत नहीं होता। ये फैक्ट किसी की ज़हनी सोच हो सकती है, किसी का ख्याल हो सकता है, किसी की ओपिनियन हो सकती है। ये वो फैक्ट है जिसको कि बाद में डिस्प्यूट किया जाता है, फिर वो जब डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको फैक्ट इन इशू बोलते हैं। फैक्ट इन इशू जो है वो चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी मैं आपको बड़ी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक शख्स रस्सी को देख के शाम के वक्त डर जाता है कि ये शायद स्नेक है जो उसकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक हो गया सर? उसने उसको देखते वक्त जो उसकी मेंटल कंडीशन है उसने उसको सांप समझा, कानून उसको फैक्ट समझता है। फैक्ट से मुराद ये कि करेक्ट फैक्ट, नॉट इनकरेक्ट फैक्ट। लेकिन जब वो करीब जाता है तो उसको पता चलता है ओको ये तो रस्सी थी, मैं इसको सांप समझता रहा हूँ, तो वो फिर उसकी जो मेंटल कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाती है। अब गुजारिश ये है कि उसकी जो मेंटल कंडीशन उस वक्त थी कानून ने उसको देखना है। जो मेंटल कंडीशन या जिस मेंसरिया की या डिवाइन या डेवल इंटेंशन या गुड इंटेंशन या गुड फेथ की आप बात करते हैं, वो इंटेंशंस की बात हो रही है। ये जो बेसिक प्रिंसिपल इसके ऊपर आया हुआ है, इन्नमल अमाल बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नीयतों पे है। अगर आपने कोई एक्ट या मैंने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि ऑफेंस है, तो उस ऑफेंस के बनने के लिए उस एक्ट में मेरी बदनीति, मेरा डेविल इंटेंशन और मेरा बैड फेथ जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है। अगर गुड फेथ है तो कोर्ट और कानून की एक्सेप्शन में मैं चला जाता हूँ कि मैंने ये एक्ट गुड फेथ में किया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई ऐसा एक्ट कर दें जिससे सचमुच अगले को डैमेज हो जाए। ये प्रिंसिपल ऑफ टॉट में चला जाएगा जिसको डेमनम साइन इंजूरिया या इंजूरिया साइन डेमनम बोलते हैं। उसमें प्रिंसिपल उनका ये है कि आपके जहन में तो ये नहीं था क्या ये डैमेज हो, लेकिन चूंकि आपके एक्ट और ओमिशन से ये लॉस एक्रू हो गया है, कॉज हो गया, लिहाजा लायबिलिटी पड़ जाती है। ऐसा लॉस मतलब एक बंदा जो है वो कहते हैं मैं तो अपने ख्याल में जा रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं चला, तो वो धक्का लगाता है, किसी को थ्रस्ट होता है, वो थ्रस्ट से वो नीचे गिर जाता है, उसको कोई बहुत बड़ी इंजरी काज हो जाती है। तो कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मेरा बैड फेथ था। नो, कानून की ये रिक्वायरमेंट है कि हर शख्स को ये पता है कि कानून क्या है। जी बिल्कुल, कानून की ये प्रिजम्पशन है, कानून ये समझता है कि हर शख्स जो है वो जिम्मेदार है अपने एक्ट का और मिशन का, और हर बंदे को ये पता है कि मेरी हद कहाँ से ख़त्म होती है और कहाँ पे शुरू होती है। और कानून को ऐसा ही फ़र्ज़ किया जाना चाहिए। कानून किसी शख्स को इनोसेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता ये कहने पर कि जी उसको ये नहीं पता कि कानून क्या है। क्यों नहीं पता उसको कि कानून क्यों नहीं पता? या हम अगर इधर बैठे हुए हैं इस तरबियती नशिस्त को लेकर के, तो हम जनरल मैसेज ही तक ये मैसेज दे रहे हैं कि उनको पता चल जाए कि लॉ क्या है, फैक्ट क्या है, कानून क्या है, शहादत क्या है। और ये कोई नई बात हम उनको नहीं बता रही, ये चीज़ें ऑलरेडी उनके ब्रेन में एग्जिस्ट करती हैं जो वो सोच रहे हैं। हम सिर्फ उनको एक टर्मिनोलॉजी दे रहे हैं, हम उनको सिर्फ लफ्ज़ दे रहे हैं जिन लफ्ज़ों में वो अपनी बात को सुन सकते हैं, कर सकते हैं। कानून खड़ा ही इंटेंशन के ऊपर है, नीयत के ऊपर है। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा एविडेंस के हवाले से। पिछले ज़माने में एविडेंस रिकॉर्ड करवाने के लिए ख़ासकर ऐसी सूरत में कि एक शख्स प्लेंटिफ ने दावा किया और उसमें उसने एविडेंस डाली, गवाही डाली किसी भी, या डिफेंस की तरफ से, डिफेंडेंट की तरफ से भी कोई गवाही जब एविडेंस आती है,
एविडेंस के मौके पे गवाह जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, या वो गवाह लाहौर में अवेलेबल नहीं है, या वहाँ अवेलेबल नहीं है जहाँ ये कोर्ट है। तो पहले ज़माने में तो ये बड़ा मुश्किल था कि जब वो एविडेंस के लिए शख्स आता नहीं है तो वो केस कैसे प्रोसीड होगा। अब मुझे ये बताइए कि मौजूदा एविडेंस एक्ट के अंदर वो कौन सी तरमीम लाई गई हैं कि जिससे कराची में बैठा हुआ शख्स भी गवाह अपनी गवाही जो है वो लाहौर की कोर्ट में रिकॉर्ड करा सकता है, या लाहौर का गवाह कराची की अदालत में अपनी गवाही रिकॉर्ड करवा सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वैलिड क्वेश्चन। गुजारिश ये है कि आर्टिकल 164 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 वो ये कहता है कि सारी मॉडर्न डिवाइसेस के तहत जो भी एविडेंस जनरेट होती है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डिनेंस 2002 के तहत भी वो एडमिसिबल है। अब हो ये रहा है कि कोर्ट के पास वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है, स्काइप के ऊपर एविडेंस हो जाती है, बाकायदा जरा हो जाती है, और कोर्ट्स स्पेशल इस मकसद के लिए बनाए गए हैं, उनको एक लैब दी गई है, उसको कोर्ट रूम डिक्लेयर किया गया है। स्काइप पे एविडेंस की रिकॉर्डिंग के लिए इवन कनाडा कोई बंदा बैठा हुआ है तो वो पटिशन आती है, वो पटिशन एक्सेप्ट होती है और लाइव वीडियो लिंक के ज़रिए से वो पूरी एग्जामिनेशन इन चीफ रिकॉर्ड होता है, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, और बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आमने सामने बैठ के फाजल जज साहब के सामने रूबरू हो करके ये सारी रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसी के तहत फैसला जो है वो मार्ज़ वजूद में आ जाता है। और क्या ये क्रिमिनल में भी ऐसा ही है? जी, क्रिमिनल में भी ये सहूलत मौजूद है। मैं ये सुजेस्ट करता हूँ कि क्रिमिनल केसेस में बुनियादी तौर पे अगर जेल ट्रायल्स ज़्यादा हों तो ये ज़्यादा बेहतर होगा देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, समझने के लिए, क्योंकि जजेस जो हैं क्रिमिनल साइड पे अपने आप को अनसेफ समझते हैं। उसकी बुनियादी रीज़न ये भी है कि जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ पे विटनेस प्रोटेक्शन ब्यूरोज होते हैं, यहाँ पे जो स्टार विटनेस होता है वहाँ पर वकील जो है जो बुनियादी गवाह होता है उसको पहुँचने ही नहीं देते। जिस एक के बयान के ऊपर रिकॉर्डिंग होनी होती है, एविडेंस की और सजा होनी होती है, वो उसको प्रिवेल अपॉन कर लेते हैं। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा मेजरमेंट लिए गए हैं जिसमें गवाह की जो है वो प्रोटेक्शन का कोई कानून मौजूद हो या प्रैक्टिकली मेजरमेंट्स किए गए हों? मेरे ख्याल इसमें सर कानून तो मौजूद है, मैं बात करने से पहले विटनेस प्रोटेक्शन की सूरत में मौजूद है। मतलब मेरे लिए एक बहुत हैरानगी की बात मौजूद है कि टेक्नोलॉजी होने के बावजूद, फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बावजूद भी कोर्ट रिलेक्टेंट्स होती हैं इसको अडॉप्ट करने में। अगर आप देखें तो वीडियो ट्रायल की सूरत के अंदर एक लिंक बहुत पहले से मौजूद है, आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, उसके बावजूद भी जेल ट्रायल को प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। हालांकि जेल ट्रायल कंडक्ट करना एक हेक्टिक एक्सरसाइज है, ना सिर्फ जजेस के लिए भी बल्कि लॉयर्स के लिए भी जो कौंसल्स वहाँ पर जाते हैं, और कॉस्ट बेयरिंग भी ज़्यादा होती है बजाय उसके कि जब वो वीडियो ट्रायल्स मौजूद हैं और यहाँ से बैठ के हो सकते हैं, उसके बावजूद भी इसको रिलेक्टेंट किया जाता है। गवाहों की आइडेंटिटी को छुपाने की सहूलत भी है, ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में हम देखते हैं ट्रायल्स में, तो वहाँ पर कानून मौजूद है। मतलब आप सीनियर से मैं समझना चाहूँगा कि मतलब हमारा जो जुडिशल सेटअप है वो इस चीज़ में रिलेक्टेंट क्यों है इसको अडॉप्ट करने के हवाले से? गुजारिश मेरी ये है कि बुनियादी तौर पे कोई भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कोर्ट में बैठा होता है उसके लिए 3 एसेंशियल जो हैं वो बहुत ज़रूरी है: अदालत, सदाकत और शुजाअत। ये 3 प्रिंसिपल जो हैं अदालत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अदल भी करे और वो खुद भी सेन और सच्चा हो, और जज जो है दलेर हो। हमारे यहाँ जो जजेस हैं उनको दबोच लिया जाता है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बाय द नास्टी एलिमेंट्स ऑफ सो कॉल्ड ब्लैक रोब्स। इसके लिए मैं सीरियस एक्सेप्शन लेता हूँ और मैं जजेस के साथ खड़ा हूँ, और मैं जजेस को बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आप ड्यू दिलेरी से काम नहीं करेंगे तो आपके फैसले बोल्ड नहीं होंगे। जब तक जज में इनेट, इनबॉर्न, पैदाइशी न डर नहीं होगा वो कभी भी अपने काम को वो प्रॉपरली और ड्यूली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। जज का काम है कि वो दिलेरी से एविडेंस को बुलवाए। क्रिमिनल प्रोसीजर में सेक्शन 540 है, कोर्ट कैन कॉल एनीबॉडी एनी टाइम एनी डॉक्यूमेंट। कोर्ट किसी को किसी वक्त किसी हालत में कहीं से भी तलब कर सकती है, लेकिन कोर्ट अपनी पावर्स को शाज़ो नादर ही यूज़ करती है। और ये बदनसीबी कह लें इस माशरे की कि इस माशरे के पिसे हुए लोगों में से जब लोग जजेस बन के आते हैं तो उनके माइंड में जो दिलेरी है वो हमें नज़र नहीं आती। ये दिलेरी जो है ये जजेस को अडॉप्ट करनी पड़ेगी, और इस दिलेरी के साथ ही माशरा जो है उसमें सुकून आ सकता है। ये सिंपली मैं उनको दिलेरी का सबक नहीं दे रहा, माशरे में जो अनरेस्ट है उसको रेस्ट में लाने के लिए जज का दिलेर
और बोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। वकील अगर कोई डिसोबीडियंस करता है या कोई इंसोलेंस कमिट करता है तो जज को उसको सेल्फ रिस्पेक्ट का मसला नहीं बनाना चाहिए। जज को अपनी कलम को साबे कलम के तौर पे हर एक को ज़ेरे कलम रखना चाहिए और उसको फैसले के ज़रिए बोलना चाहिए। अगर कोई वकील अपने मिजाज से आके जज साहब को प्रिवेल अपॉन करता है, कोई तूफान बदतमीजी बर्पा करने की कोशिश करता है, तो जज साहब को पेशेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए। जज साहब जिस सीट पे बैठे हैं उसके ऊपर उनको दलेरी से और बड़ी सैनिटी से और बड़ी सोब्राइटी और सीरियसनेस के साथ अपने काम को जारी और सारी रखना चाहिए। यहाँ पे नास्टी एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिवेल अपॉन करते हैं फाजिल प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, और कोर्ट्स जो हैं वो ऑफेंड हुई होती हैं। जब आप कोर्ट से बात ही इस अंदाज में करते हैं, कोर्ट की बुनियादी डिग्निटी को आप हैम्पर करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो नेचुरल प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इंजर होती है। मैं समझता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है अपनी लीगल फ्रेटर्निटी से भी कि इस प्रोफेशन को बचाएं, खुदारा इस प्रोफेशन को आप बचाएं और इस प्रोफेशन की इज्जत को और वक़ार को कानून की किताब के साथ बहाल करें। आप अगर आप साहब कलम के सामने पेश हो रहे हैं तो आप किताब की ताकत से पेश हों, किताब के साथ पेश हों। और याद रखिए, ये लोग वकला की वो बरादरी, वो छोटा सा सेगमेंट जो एक तूफ़ान बन के टूटता है जजेस के ऊपर, वो तूफ़ान सिर्फ किताब पढ़कर भी बर्पा किया जा सकता है। वो अंडर द लॉ वो काम बाय द बुक हो सकता है। लेकिन चूंकि फाजिल वकला साहब ज़रा ज़्यादा बिजी होते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, अगर वो किताब भी पढ़ लें तो उस किताब के तहत भी वो अपनी इंटेंशन को गेन कर सकते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जेंटलमैन कम, आप आइए और किताब के मुताबिक जज साहब से बात कीजिए। जजेस बेचारे तो तरसे हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं कि कोई आके उनके साथ कानून की बात करे। जब वो बदतमीजी उनके साथ शुरू हो जाती है तो जजेस कहते हैं यार इतनी बदतमीजी कर रहा है, इसका काम तो वैसे भी कानून के मुताबिक होने वाला है। तो फिर वो जजेस की सेल्फ रिस्पेक्ट को इंजर करने में वो फिर एक प्रेजुडिशियल माइंड क्रिएट हो जाता है। बट जजेस शुड बी अबव एनी काइंड ऑफ प्रेजुडिस। जज को किसी भी प्रेजुडिस का विक्टिमाइज नहीं होना चाहिए। वो जो तीन अनासर है जो मैंने गुजारिश की, अदालत, सदाकत और शुजात। शुजात जो है ये तीसरे नंबर पे आया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जजेस की अपॉइंटमेंट में सबसे पहले उनका शुजात का टेस्ट होना चाहिए। जैसे वर्जिनिटी टेस्ट होता है ना रेप केसेस में, इसी तरह ऐसे किसी जज को अपॉइंट ना किया जाए जो कि दलेरी के जो म्यार है उस पर अगर पूरा नहीं उतरता, वो काबिल जितना मर्जी हो। काबिलियत इस सीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सीट की रिक्वायरमेंट क्या है? इस सीट की वाहद रिक्वायरमेंट दिलेरी है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देना चाहता हूँ एंड यू विल एंजॉय इट। प्रिवी काउंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड के जजेस की अपॉइंटमेंट में उन्होंने पूछा कि हम कौन से जजेस लगाएं, किस किस्म के जजेस हैं जो हम अपने सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करें। उन्होंने कहा जी इनकरप्टेबल, ऐसा जज लगाएं जिसको खरीदा नहीं जा सकता, ऐसा जज लगाएं जिसको बेचा नहीं जा सकता। दूसरा सवाल उन्होंने किया एंड व्हाट अबाउट काबिलियत। उन्होंने कहा काबिलियत इज नॉट द इशू। जब वकला काबिल पेश हो जाएंगे तो जज काबिलियत पे खुद बखुद आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। काबिलियत इज नॉट एन इशू, ऑनेस्टी और दलेरी इशू है। अगर जज दलेर है तो जिसका केस है वो आके अपना बताए लॉ और अपनी वो जजमेंट लेके जाए वहाँ से। लेकिन इनकरप्टेबल जजेस का ना होना हमारे माशरे का ये स्कार है और इस स्कार को रिमूव किया जाना चाहिए। हर जज जो है वो पॉलिटिकली वकला के किसी चैम्बर के साथ अटैच होता है और वकला के चैम्बर जो है जजेस की अपॉइंटमेंट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। और इस वक्त हमारे पास ये सब्जेक्ट एक ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। एक मखसूस चैम्बर से मखसूस लोगों का सुपीरियर जुडिशरी में अपॉइंट होना, जजेस सन होना, लॉयर्स सन होना, ये चीज़ जो है हमारे माशरे को कहीं से कहीं और ले जाएगी। मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ जजेस से भी जो कि हमारे लिए बड़े ऑनरेबल हैं कि उनकी अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है दैट शुड बी थ्रू प्रॉपर चैनल, तरीके से सलीके से चलें, कानून के मुताबिक चलें। इस प्रोफेशन को अपने बाप की जागीर और विरासत न बनाएं, अदरवाइज जिसको आपने विरासत बनाया हुआ है वो विरासत आपके गले पड़ जाए। बिल्कुल सही। आजकल हाल ये हो गया है कि लिटिगेंट जो है वो कहता है जज का भी सर फाड़ दे, वकील का भी सर फाड़, वो बेचारा अफेक्ट हुआ है। बिल्कुल। और डिफिडेंस और मायूसी की ये इस लेवल पे चले गए हैं लोग। और जो जज काम करना चाह रहा है हम उसको काम करने नहीं दे रहे, जो वकील काम करना चाह रहा है उसको हम काम नहीं करने दे रहे। एक वकील ने एक केस अपॉइंट किया है, एक केस बुक किया है तो आगे 13 वकील आ जाते हैं।
कल मैंने एक केस में आर्गूमेंट्स किए हैं, उस आर्गूमेंट्स में दूसरी साइड से 13 से 15 वकील पेश हुए हैं। सर बदतरीन सूरत हाल बन गई ना, ये समझ लिया गया कि शायद ये वाले स्टंट्स ऐसे हैं जिनसे आप जीता जा सकते हैं। सर बस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हुए मैं वापस चाहूँगा कि जो हाशिम साहब ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया था टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी की बस आखिर में चलते हुए हम जो आपसे रहनुमाई चाहेंगे और दूसरा कि जो आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं एविडेंस के अंदर, इनको साबित करने के जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह जो एविडेंस का पीस ऑफ एविडेंस कलेक्ट की जाती है, जैसे कि हम पहले देखते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है, दूसरा तो जो लेटेस्ट मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं, इनमें हम चाहेंगे कि इसके प्रोटोकॉल्स को आप हमारी रहनुमाई करें कि किस तरीके से आप करके और इनको साबित करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं ये गुजारिश करता हूँ सर कि हमारे मार्च में लोगों को पता ही नहीं है कि पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट फोरेंसिक लैब जो है वो पाकिस्तान की है। जी बिल्कुल। हमसे अच्छी फोरेंसिक लैब हम जैसी तो हो सकती है दुनिया के किसी और इसमें, लेकिन हमारी फोरेंसिक लैब से अच्छी लैब अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया के पास भी नहीं है। एक शख्स ने सिगरेट पिया और सिगरेट पी के उसने फेंक दिया, वहाँ से सुपर टिश्यू कलेक्ट हुए और वो कनेक्ट हो गया ऑफेंस के साथ। ये तो कोई इशू ही नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट है, किसी की ऐसी रिपोर्ट है जिसमें केमिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट है, वो सारे के सारे मामले के लिए माशरे में जितने भी नफूस बस रहे हैं सबका बायो डाटा जो है दैट शुड बी ऑन मेन कंप्यूटर। अगर आप शहरी हैं तो आप शहरी तब बने जब आपके अंगूठे 10 उंगलियों के मेन कंप्यूटर में मौजूद हैं। अगर ये मौजूद है तो जो मर्जी ऑफेंस कर ले, वो ऑफेंस जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा एंड इट इज़ वेरी इजी टू ग्रिप एंड ग्रैस्प द क्रिमिनल एंड द ऑफेंडर। सर मेरा जो सवाल है वो हाशिम साहब की कंटिन्यूटी में ही है कि जब उन्होंने कहा कि विटनेस अवेलेबल नहीं है, कहीं और बैठा हुआ है, मैं 2 सिनेरियोज़ रख रहा हूँ और उस 2 सिनेरियोज़ में आप मेरी रहनुमाई कर दें कि कानून शहादत ऑर्डर ने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है शहादत अल शहादा का, कि अगर बंदा जा रहा है और तो वो अपने बिहाफ पे 2 विटनेसेस जो हैं वो अपॉइंट कर देगा और वो 2 विटनेसेस उसकी बिहाफ पे गवाही दे देंगे। एक तो इस कंसेप्ट को एलेबरेट और उसकी एप्लीकेबिलिटी को आप बता दें। और दूसरा, अभी तो हम उस गवाह की बात कर रहे हैं जो मौजूद नहीं है, मतलब कि दूसरे शहर में है। एक गवाह जो मर जाता है या एक विक्टिम जो मर जाता है, बयान देते हुए मर जाता है, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, उसकी क्या हैसियत है कानूनी तौर पे और कोर्ट उसे किस तरह से देखती है? 5-7 सवाल आपने इकट्ठे कर दिए। मैं कोशिश करता हूँ जवाब देने की। चलें इसको रिवर्स में ले जाते हैं। जो तो डाइंग डिक्लेरेशन होता है वो ऐसे ही होता है जैसे आर्टिकल 164 के तहत किसी का बयान हो रहा है, उसको सेंटिटी ऑफ ट्रुथ हासिल होती है। लेकिन एक शख्स जिसने सारी ज़िंदगी क्राइम में गुजारी हुई है और जो मरते वक्त भी किसी को कनेक्ट कर जाता है, क्या आप उसके डाइंग डिक्लेरेशन को 164 CRPC के बयान के तौर पे फाइनल ट्रीट करेंगे? फिर वही सवाल आएगा कि इन दी टोटल सर्कमस्टांसेस देखा जाएगा कि ये डाइंग डिक्लेरेशन भाई आमतौर पे अगर शख्स मरने लगा है तो सवाल ये है कि मरते वक्त उसे क्या ज़रूरत पड़ी है झूठ बोलने की। लेकिन अगर उसकी बेल्ट ही क्रिमिनल बेल्ट है तो हो सकता है वो मरते वक्त भी किसी को गलत कनेक्ट कर जाए। ठीक हो गया सर। जहाँ तक शहादत और शहादा की बात आपने की है, वो प्रिंसिपल ये है कि एक शख्स फिजिकली नहीं आ सकता तो अपनी गवाही रिकॉर्ड करवा देता है 2 सेन विटनेसेस को, और वो हियर से की बुनियाद पे नहीं, वो शहादत अल शहादा की प्रिंसिपल के तहत कोर्ट में पेश हो जाते हैं। उसका मकसद ये होता है कि उसको ये शुबा होता है कि मुझे अंडर द ग्राउंड कर दिया जाएगा, तो वो अपनी शहादत को रिकॉर्ड करवा देता है किसी 2 गवाहों के पास कि अगर मैं नहीं पहुंचता कोर्ट पे तो आपने मेरे भी हाथ पे जो है वो रिकॉर्डिंग करवा देनी। तीसरा सवाल जो आपको पूछना चाहिए था वो नहीं पूछा आपने, वो है तज़कियत शुब। वो ये है कि ये जो शख्स आ रहा है बतौर गवाह, ये किस इंटेंशन से आ रहा है, ये किस इरादे से आ रहा है? क्या ये ऑलरेडी कन्विक्टेड तो नहीं? क्या किसी परजरी में, क्या किसी झूठ में इसको सज़ा तो नहीं मिली? अगर इसको सज़ा मिली है तो क्या ये किसी कोर्ट के सामने तौबा ताइब हुआ? क्या किसी कोर्ट ने इसको कंपाउंड करके जुर्म माफ़ किया हुआ है? तो ये सारे प्रिंसिपल्स बड़े रेलेवेंट है। लेकिन गवाही हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, हम करते हैं धड़ेबाजी। धड़ेबाजी ये होती है कि जिसके खिलाफ है पूरे खिलाफ है, जिसके हक में है हम पूरे उसके हक में। ये हमारे मुआशरे का एक मिजाज है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चल नहीं सकता। जब आपने जस्टिस की बात करनी है, उसके पानी को प्योरीफाई करने की बात करनी है,
तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको एट ए टाइम करनी पड़ेंगी। उसमें आपको बेसिक रूल जो है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 के जो बुनियादी प्रिंसिपल्स हैं उनको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, हमारा जो सोशल फाइबर है, अगर वो हमारी एविडेंस के ऊपर प्रिवेल अपॉन करेगा तो नेचुरली इट विल डैमेज आवर सिस्टम। और सिस्टम तो डैमेज हो ही रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इस सिस्टम को रिवाइव करना चाहते हैं और हम इस सिस्टम को रिवाइवल लोगों को एजुकेट करके अवेयरनेस शेयर करके करना चाहते हैं। सर लास्ट में मैं 2 क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा, अगर ब्लीक साहब इजाज़त दें तो। मेरा ख्याल है टाइम काफ़ी जो है अगली नशिस्त में टाइम, चलें अगली नशिस्त में कर लेते हैं। आप जारी रखें आखिरी सवाल। आखिरी सवाल यही है कि हमने गवाहान की बात की, मुख्तलिफ गवाहान की बात की। एक गवाह वो होता है जिसको पेश किया जाता है कि वो हमारे हक में बयान देगा, लेकिन जब वो या तो विन ओवर हो जाता है दूसरी पार्टी से या किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो हॉस्टाइल हो जाता है, मुनहरिफ हो जाता है, आपके बयानिए से अलहदा बयानिया वो दे रहा होता है, तो उस बारे में कानून क्या कहता है? और जिसके हक में उसने बयान देना था आप तो उसके खिलाफ दे रहे हैं, तो क्या हक में देने वाली पार्टी, जो पार्टी इंट्रोड्यूस करा रही है विटनेस, वो क्या उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है? गुजारिश सुनिए। जस्टिस बैकेट की एक जजमेंट है जो कि प्रिवी काउंसिल में छपी है। मैं आपको उस जजमेंट की एक लाइन पढ़ के सुना देता हूँ। क्या? दैट कोर्ट इज टू डिसाइड द केस नॉट अपॉन अ विटनेस ऑफ द पार्टी। कोर्ट की तरह अगर फैसला विटनेस ही के ऊपर होना है तो कोर्ट सो रही है। वेयर इज कोर्ट? ये जजमेंट ये कहती है कि विटनेस ने डिसाइड नहीं करना कि मैंने क्या कहना है, तो कोर्ट ने किस तरफ चल पड़ना है। जस्टिस बैकेट की बुनियादी जजमेंट ये है कि ए पार्टी इज नॉट बाउंड बाय द स्टेटमेंट ऑफ हिज ओन विटनेस। एक पार्टी अपने ही गवाह की स्टेटमेंट की बाउंड नहीं हो जाती। आर्टिकल 150 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 इसको डायरेक्टली डील करता है कि एक शख्स को मैं अपने गवाह के तौर पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन वो बड़ा ही तरीके से सलीके से एक इन रोड बना लेता है, एक रास्ता ले आता है और बड़ा शार्पली जवाब एक ऐसा रिकॉर्ड करवा देता है जिससे टोटल केस मेरा ही अगर डैमेज हो जाता है तो फिर कोर्ट को ये इख्तियार है मेरे कहने पे वो उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करे। फिर मैं उसको क्रॉस एग्जामिन करूँगा कि जब आपसे मेरी बात हो रही थी या ये ट्रांजैक्शन जब हो रही थी तो आपने ये बात इस तरह से सुनी और समझी थी, अब आपने ये बात जो की है ये कहाँ से आप लेकर के आई? तो फिर उसको हॉस्टाइल डिक्लेयर करवाया जाता है क्रिमिनल साइड पे और डिक्लेयर करवा के पार्टी को इख्तियार दिया जाता है कि वो अपने ही गवाह को क्रॉस एग्जामिन करे। और सिविल साइड पे इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो बड़े सिंपल हैं कि एडवर्स पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। आप गौर से समझिएगा इसको कि विटनेस वो नहीं होता जो किसी पार्टी के साथ आता है। जो किसी पार्टी के साथ आ जाता है वो ये नहीं है कि ये मेरा विटनेस है, ये मेरी टेस्टिमनी है, ये दिस इज़ नॉट द लॉ। लॉ ये है कि उसने वो बात बतानी है जो कि ट्रुथ बेस्ड हो। ट्रुथ बेस्ड बात करने के ऊपर उस पार्टी को इख्तियार नहीं मिल जाना कि वो अपने ही गवाह को क्रॉस एग्जामिन करना शुरू कर दे। दैट इज़ नॉट द इंटेंशन ऑफ लॉ। ट्रुथ को रिवील करना, एक छोटा सा आईओ जो एएसआई होता है वो 2 मिनट में पहुंच जाता है क्राइम सीन पे और तीसरे मिनट में उसको ये पता चल जाता है होता क्या है और हुआ क्या है। तो जज साहब को पता नहीं चलता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, जज साहब को सब कुछ पता चल रहा होता है क्योंकि जज साहब को सीट अल्लाह तबारक व तआला ने वो दी है। तो उनको चाहिए कि ज़रा बोल्डनेस इख्तियार करें। मैं फिर वही बात करूँगा, शुजात के साथ कोर्ट क्वेश्चन करें। आर्टिकल 160 कानून शहादत ऑर्डर 1984 को इन्वोक करें प्रिजाइडिंग ऑफिसर, हमारे जजेस दिलेरी के साथ कोर्ट क्वेश्चन जो है वो करें, पार्टी को भी करें उसके विटनेस को भी करें। और कोर्ट क्वेश्चन ऐसा होता है जिसके जवाब के बगैर आपका कोई गुजारा नहीं होता। देयर इज़ नो स्कोप एंड चांस क्या कोर्ट के सवाल को, कोर्ट क्वेश्चन को आप आएँ बाएँ शाएँ कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, इवन ऑन क्रिमिनल साइड आपका 340 का या 342 का बयान होता है तो कोर्ट हैज़ द पावर टू इन्फर एनी रिजल्ट। कोर्ट कुछ भी वहाँ से इन्फर कर सकती है। आप कोर्ट हैं तो कोर्ट जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का एक रूप है, उसका एक रंग है। अगर आप ये समझ के कोर्ट के तौर पे बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुआशरे के लिए आप ब्लेसिंग है। और अगर आप की पॉलिटिकल डिवाइड है आपके ब्रेन में और आप ये समझते हैं कि आपने कोई माइलेज करनी है, आपने कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद बनना है जज साहब बन के, तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा और इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जिसको भी राय रास्त पे आना पड़ेगा, हमको भी राय रास्त पे रहना पड़ेगा और हम दोनों को मिल कर के एक दूसरे को राय रास्त पे रखना पड़ेगा। अदरवाइज मुआशरा हमसे ऑफेंड हो चुका है,
नाराज़ हो चुका है और इस सिस्टम को बदलने की और लपेटने की बातें हो रही हैं। इसको बचाना हमारी ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है, और ये इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, वेलकम। बहुत इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था, हमारे सीखने के लिए बहुत था, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे नाजरीन ने भी उससे बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी नोट पे फिर किसी अगले प्रोग्राम में हम मदऊ करेंगे और दोबारा रहनुमाई लेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।